ये हम लोगों ने लेक्चर में ये देखा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला था, जो इक्वेशन था, वो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। जैसे कि ए डॉट बी, ये हमारा था ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी या बी डॉट ए जो है, ये दोनों सेम ही होता है, और इस प्रोडक्ट को सर आवाज बहुत कम आ रही। और इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट जो है कहलाता है, क्योंकि ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। तो ये कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, दोनों को ये फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब हुआ कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। मीन्स ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, इट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जब आएगा तो देखेंगे कि ये दोनों फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट का डिटेल है। अब इस पे बेस्ड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लेते हैं। कह रहा है कि ये प्रॉब्लम है सर उसका आंसर -20। अरे निकाल लिया, वेरी गुड। तो इसका -24 सर। हाँ, -24, गुड। ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसका जो है ये क्या था, द वर्क ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क डन का जो फॉर्मूला ही लिख दिया इसने। क्या किया, एफ डॉट, ठीक है, अच्छा है, निकाल लिया आप लोगों। सपोज ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट इन अ पार्टिकल vertically upward direction and the particle is displaced through 2 meter in the vertically downward direction। ये फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है इस पे। ये जो है 2 मीटर और ये कितना था, 12 न्यूटन। देन इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, एफ आर कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन force and displacement. So 12 multiplied by 2 into cos 180 degree. So it cos 180 -1 होता है। So -24 जूल ऑफ वर्क होगा ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के समय जो है वर्क आपका जो है वो हो जाएगा -24 जूल, जो कि आप लोगों ने निकाल लिया है ना। कैलकुलेट कर। सो गुड। अब इसमें हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हमारा क्या होगा कि दो वेक्टर अगर मान लो हमारे पास, सपोज हमारे पास दो वेक्टर ऐसा रहे। मान लो कि दूसरा हम प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसका फिजिकल मीनिंग ये होता है कि इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस में जो इफेक्ट है वो ए एक्स है, वाई एक्सिस में जो इसका मैग्नीट्यूड है वो ए वाई है, एंड जेड एक्सिस में जो है जो इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज ए जेड है। यानी एक तरह से ये पोजीशन वेक्टर है जिसका कंपोनेंट तीनों एक्सिस में मैंने ब्रेक किया हुआ है, ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। उसी तरह से एक वेक्टर हमारे पास बी है, वो दिया हुआ है मान लो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस
बी जेड के दिए रखा है, और मुझसे ये कह रहा है कि इस केस में कह रहा है कि फाइंड ए डॉट बी। ये आप लोग जरा निकाल के मुझे बताओ, तब तक जो है निकालो कितना आता है। तो इसको जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, नहीं सिंपली ए का वैल्यू डाल देते हैं। ए वैल्यू इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये हो गया। अब इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसमें क्या आता है कि जैसे कि ये है, पहले इससे क्या करना होगा, इसके सारे टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑल टर्म मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसी रूल के अकॉर्डिंग इस ए एक्स आई से इधर वाले सब टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे इसको, फिर पहली बार में मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और फिर इसी का मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे वाले टर्म से। यही मल्टीप्लाई का रूल होता है। तो आप देखो, जब इसको ये पहला टर्म से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स बी एक्स एंड आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, तो इनटू हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स बी वाई, और आई डॉट जे क्या होता है, ये हो जाता है 0। आई डॉट जे कल बताए थे कि ये 0 हो जाता है, क्योंकि आई और जे के बीच एंगल 90 होता है, और cos 90 यही वाला है। आई डॉट अगर जे करोगे तो आई का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाई जे का मैग्नीट्यूड 1, और cos 90 आई और जे के बीच एंगल 90 होता है, तो ये 0 हो गया। उसी तरह से इस टर्म का z के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली आई वाला टर्म हमारे पास ये बच जाएगा, बाकी सारा टर्म इसमें 0 हो गया। अब उसके बाद आएंगे हम, फिर इससे करेंगे, फिर वही काम करेंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, फिर इसी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा इसका तीनों का। तो ऊपर वाले का तीनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पहला टर्म जो है ये हमारा है ए वाई, और यहाँ पे क्या है बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जे डॉट आई है, जे डॉट आई क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। और ये ए वाई, और यहाँ बी वाई है, जे डॉट जे है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, इसीलिए ये ए वाई और बी वाई हो जाएगा। और लास्ट वाला फिर उसके बाद इससे तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो जे डॉट के है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, इसलिए वो भी 0 हो जाएगा। प्लस अब इसके आ जाओ थर्ड टर्म का। थर्ड टर्म का जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके साथ, फिर इसी का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके साथ। तो अब जब ये ए जेड का बी एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ के और आई है, तो के और आई मिलके ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से ये के और जे हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बट के और के कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए इसका मल्टीप्लाई करके ए जेड और बी जेड मिलेगा। तो यानी कि फाइनली हमारे पास इससे क्या पता चला कि आई वाला जो कोफिशिएंट है यहाँ, और यहाँ जो आई वाला कोफिशिएंट है बी एक्स, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है, यानी ए एक्स बी एक्स, उसी तरह से ए वाई बी वाई, उसी तरह से प्लस ए जेड और बी जेड मिलेगा। फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस दोनों को जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाला होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आई और जे का मल्टी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, आई और के का भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, आई और आई का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस
किया हुआ है। तो ये सब चीजें जो है जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे देन वी कैन डायरेक्टली राइट दैट व्हाट इज द एक्चुअल मैग्नीट्यूड. Suppose I am giving you another example, simple example. Suppose your vector A is 2i minus 3j plus 4k and B is, suppose it is I plus 4j minus 3k. So find A dot B. ये जस्ट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना आता है. तो we can now write I dot, this I dot I 1 हो गया ना, तो 2 हो गया ये, माइनस 12 हो गया ये, 3 इंटू 4 12 हो गया, और माइनस 12 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 20. ये डॉट प्रोडक्ट हमारा हो. अब इसको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम घुमाना चाह रहे हैं, समझे. अब मान लो इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट अगर मुझे इसको घुमाना पड़ता, थोड़ा सा हम घुमाएंगे इस क्वेश्चन को, कि अगर इसमें ये पूछता मेरे से, सपोज करो ये पूछता कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी. अगर मुझसे इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाता और मुझसे ये पूछा जाता कि इस ए वेक्टर का कंपोनेंट along कहाँ निकालना है, बी पे निकालना है. पहले इसका मीनिंग ध्यान से समझना. क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बन जाता है, लॉजिक समझना ज्यादा जरूरी है. तो इसको लॉजिक समझने के लिए हम जो है देखते हैं कैसे इसको ये करते हैं. सो नाउ यू थिंक कि हाउ यू कैन फाइंड. तो इसका जो बेसिक जो लॉजिक है, मान लो कभी फॉर्मूला याद नहीं रहा, भूल गए, ऐसे हुआ, तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी. तो मान लो ये वेक्टर हमारा बी है और ये वेक्टर हमारा क्या है, ए है, और ये एंगल मान लिया इसके बीच का थीटा है. तो मुझे क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए. इस वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है, किधर, वेक्टर बी पे. तो इसका कंपोनेंट इस पे कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा. ये बताए थे कल कि कहीं भी कंपोनेंट निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, इससे पहले वाले में हमने डिस्कस किया था. तो इसका मतलब है मुझे निकालना क्या है, ए कॉस थीटा निकालना है, यही निकालना है. तो अब अगर ए डॉट बी देखा जाए, ए डॉट बी ये कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि अगर हम ऐसे लगा दें वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा, ये है. और मैग्नीट्यूड को क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा. यानी मुझे निकालना है इसका ए कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से, और ये क्या है, ए डॉट बी के इक्वल टू है. इट मीन्स ए कॉस थीटा इक्वल टू, जो आपने बताया एकदम सही बताया, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बी. सही हो गया. ए कॉस थीटा यहाँ से अगर बी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड है ये. और ए डॉट बी कितना निकाले हैं, -22. इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट. तो ये हो गया -22 डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड. वेक्टर बी जो है ये है, वेक्टर बी है ये. तो इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमको क्या करना है, निकालना है. तो इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 26 ना, ये इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस इसका कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर, प्लस इसका कोफिशिएंट -3 है तो -3 का स्क्वायर. तो कितना ये हो गया 9, ये हो गया 110, और ये हो गया √26. ये 16 + 10 √26. तो ये हो जाएगा √26. यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ये हमारा कंपोनेंट निकल के आया अलोंग वेक्टर बी. ओके. तो ये वाला हमारा टोटल
आंसर आया, यानी कि a cos थीटा इज इक्वल टू -22 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 26 हो गया। ये कंपोनेंट निकालने के लिए ये क्वेश्चन जो है, किसी का कंपोनेंट हम किसी भी एक्सिस पे निकाला जा सकता है। इसका अगर अपोजिट रहता, मान लो कहता कि ये a का निकाला है, मैंने कहता b का निकालो, तो b का निकालना अगर होता तो b cos थीटा निकालना है, यानी कि इस b का कंपोनेंट अगर कहता निकालने के लिए इस एक्सिस पे b का कंपोनेंट कहता निकालने के लिए, तो इस b का कंपोनेंट इस एक्सिस पे क्या होगा, b cos थीटा होगा। यानी अगर b cos थीटा अगर हमको निकालना होता तो क्या लिखते, ये a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a है ना, और a डॉट b तो निकाल ही लिए है -22, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का मतलब क्या है, वेक्टर a हमारा देखो ऊपर है, ये है वेक्टर a, इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना आ जाएगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इस √29, इसका √29 ना, 16 और 9 और 4, तो ये हो गया √29। कैलकुलेशन ठीक है तो देख लो, कैलकुलेशन अगर ये ठीक है तो ये हो गया रूट अंडर डिवाइडेड बाई √29। ओके, तो इस तरह से हम कोई भी कंपोनेंट किसी भी एक्सिस के अलोंग निकाल सकते हैं। तो इससे हम, इसमें हमारा डॉट प्रोडक्ट का जो ये कंसेप्ट था, इसको जो है हमने इसको कवर किया अभी, और उस पर न्यूमेरिकल भी देखे। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है जिस पे हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड सर -22/√26 को फर्दर कैसे कैंसिल करना? फर्दर जो है ये इसका करने की जरूरत नहीं है, और अगर ऐसा रहेगा तो अब जो है हम नेक्स्ट वाला जो है क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का शुरू करते हैं। डॉट प्रोडक्ट हमारा हो गया, नेक्स्ट जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है शुरू करते हैं। सर